इडविल किसी इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के वर्ल्ड को कहा जाता है और इसको टेक्निकली भी एक्सेस किया जा सकता है। अब हम अपनी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि इडविल में होता है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस वर्ल्ड में। यहाँ वो देखता है कि उसके शरीर के सारे अंग छोटे छोटे पीसेस में कट चुके हैं, जो देखकर सच में वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि वो अपने कटे हुए शरीर के अंगों को कंट्रोल भी कर सकता है और इस वजह से वो अपने शरीर के अंगों को वापस से फिक्स भी कर लेता है। धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि वो किसी और ही वर्ल्ड में है। यहाँ पर सभी चीजें छोटे छोटे पीसेस में कटी होती है। तभी हमारा हीरो अपने से थोड़ी दूर एक बॉडी को देखता है, लेकिन उसको आवाज देता है पर वो बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करती। अब वो वापस अपने लेफ्ट आर्म को स्प्लिट कर कर उस बॉडी को अपने पास बुला लेता है और वो पाता है कि ये बॉडी एक लड़की की है। उसने इस लड़की को कभी नहीं देखा और इसलिए वो उसे जानता भी नहीं है, लेकिन तब भी उसको उसका नाम पता है। लड़की का नाम कायरू है। कायरू को देखकर हीरो को इतना तो याद आ जाता है कि उसका खुद का नाम सकाइडू है और वो एक डिटेक्टिव है। और अब इसे पूरी चीजें याद आ जाती हैं कि वो यहाँ पर इस लड़की के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आया है। और तब हम इस इडविल के बाहर के वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ बाहर काफी सारे मॉनिटर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली एक्सिस है। अब अगर तुम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि सकाइडू एक डिटेक्टिव है जो कि इडविल की मदद से मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। इसीलिए वो हमेशा ही किसी न किसी के इडविल में घुसकर उसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। तो अब तुम लोग समझ ही गए होगे। इडविल के बाहर यानी कि रियल वर्ल्ड में जहाँ की इडविल को मॉनिटर किया जा रहा था, वहाँ इंस्पेक्टर मोमोकी अपने 5 जूनियर्स को उनका काम देते हैं और इन 5 का काम है कि ये इडविल के सारी मिस्ट्रीज को क्लू में कन्वर्ट करें, जो कि सारी जानकारी सकाइडू अंदर से इनको देगा। इसके बाद बाकी बचे 2 ऑफिसर्स, उनका असली काम ये है कि वो रियल वर्ल्ड में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पर जाकर क्रिमिनल को पकड़ेंगे। अभी सकाइडू जिस इडविल में घुसा हुआ है ये असल में किलर का इडविल है और सकाइडू हमेशा ही किलर के इडविल में घुसता है उनके किलिंग इंटेंट को कैच कर। अब सकाइडू सबसे पहले पूरे घर को वापस से रीअरेंज कर देता है और एक कमरे में जाता है जहाँ उसे कुछ फोटोज मिलती हैं और एक कैलेंडर मिलता है जिसके अंदर उसे एक रियल एड्रेस मिलता है। जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में उन दोनों ऑफिसर्स को वो रियल एड्रेस बता देता है। अब हमें पता चलता है कि जिस किलर के इडविल में अभी सकाइडू घुसा हुआ है उस किलर ने 5 लोगों के सर पे ड्रिल कर उन्हें मार दिया है। अब सकाइडू एक नए कमरे में जाता है जहाँ उसे 7 लोग दिखते हैं जो कि एज अ फैमिली रह रहे होते हैं। बाहर से सकाइडू को बताया जाता है कि इनमें से 5 लोग असल में मर चुके हैं और बाकी 2 किलर के नए विक्टिम हो सकते हैं। इन 7 के अलावा यहाँ पर एक चेहरा और भी है और इसका नाम जॉन वॉकर है। नहीं, असल में ये किलर नहीं है। असल में ये बंदा भी सकाइडू की तरह काफी सारे किलर्स के इडविल में घुसता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन किलर को किसी न किसी तरह से जानता है। अब सकाइडू 7 मेंबर से कायरू की डेथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। जिसके बाद सकाइडू उस इडविल के सारी चीजों को वापस से जोड़ने लगता है, जिसके बाद उसे एक नाम मिलता है तकोया। यहाँ रियल वर्ल्ड में वो दोनों ऑफिसर पता करते हैं कि एक हाउस है ताकोयुकी हाउस करके, उसके ऊपर यही सेम सिंबल तकोया लिखा हुआ है और ये जगह उस कैलेंडर वाले एड्रेस के भी बहुत पास है। अब दोनों ऑफिसर मिस्टर हुकोया और मिस हांडोमाची दोनों उस क्राइम सीन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ सीनियर इंस्पेक्टर हकोया उसे बाहर रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो अभी नहीं है। अब मिस्टर हकोया जैसे ही अंदर आते हैं वो पाते हैं कि एक पर्सन जमीन पर पड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि ये भी एक विक्टिम है, इसीलिए वो उसे कमरे से बाहर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असल में वही पर्सन किलर होता है जो कि बाहर खड़ी हांडोमाची को कैप्चर कर वहां से भाग जाता है। यहाँ इडविल में सकाइडू अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के कोई ना कोई अंग मिसिंग है, लेकिन कायरू जो कि मर चुकी है उसका एक भी अंग या पीस मिसिंग नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि किलर उसके अंदर ही छुपा हुआ है और अब वो किलर को देख भी लेता है। लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में किलर मिस हांडोमाची को पकड़ चुका है और इसीलिए वो उनके किलिंग इंटेंट में आ चुकी है, जिस वजह से मिस हांडोमाची इस इडविल में पहुंच जाती हैं और सकाइडू उन्हें भी देख पाता है। रियल वर्ल्ड में किलर वाली लोकेशन के पास काफी सारे ऑफिसर पहुंच जाते हैं और जो ऑफिसर अंदर गए थे उन्हें अभी भी नहीं पता कि मिस हांडोमाची किडनैप हो चुकी हैं और किलर को उन्होंने छोड़ दिया है। अब थोड़ा और अंदर जाने पर उस ऑफिसर को वहाँ पर एक पर्सन दिखता है जिसके हाथ में डीलिंग मशीन होती है, जिस वजह से सभी को लगता है कि वही किलर है और वो सभी लोग उसे गोली मार कर वहीं पर मार डालते हैं। लेकिन फिर उसकी बॉडी देखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि
असल में ये तो विक्टिम था और अब उन्हें रियलाइज होता है कि किलर को उन्होंने छोड़ दिया है और वो मिस हांडोमाची को किडनैप कर चुका है। यहाँ इडविल में सकाइडो उस किलर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि ये इडविल किलर का है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है और इसलिए वो खुद को बाहर टेलीपोर्ट कर कर भागने लगता है। इससे पहले कि सकाइडो उससे पकड़ता, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन वॉकर आ जाता है और सभी का ध्यान जॉन वॉकर की तरफ चला जाता है और शायद यही इस एनिमे का मेन विलन भी है। यहाँ अंदर जॉन वॉकर के आते ही हेड आउट के अंदर डिटेक्टिव के चीफ वहाँ पहुंच जाते हैं और उन सबसे बोलते हैं सारा ध्यान किलर को पकड़ने पर लगाओ और मिस हांडोमाची को कैसे भी बचाओ। यहाँ सकाइडो जॉन वॉकर को एक खींचकर मुक्का मारता है जिससे वो डिसअपीयर होने लगता है। अब हम किलर के हाइड आउट को देखते हैं जहाँ उसने मिस हांडोमाची को किडनैप कर रखा था और अब वो उनके सर पर भी ड्रिल करना चाहता है। वो बोलता है कि ड्रिल करने के बाद ज्यादातर लोग मर जाते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनका विजन वर्ल्ड को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है और उसका पर्सनल ये मानना है कि ड्रिल कर कर वो उन लोगों की मदद करता है। अब वो उनसे पूछने लगता है कि तुमने मुझे ट्रैक कैसे किया, क्योंकि उसके हिसाब से उसका एडविल बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में वो उसके दिमाग की तरह ही काफी ज्यादा उलझा हुआ है। तब हांडोमाची उसे बताती है कि हमने तुम्हें ट्रैक करने के लिए वाकामोशी डिवाइस का इस्तेमाल किया और ऐसा बोलकर वो खुद के सर को ड्रिल में दे मारती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई किसी को मारने का इंटेंट रखता है, चाहे वो खुद के प्रति हो या किसी और इंसान के प्रति हो, तो इवेंचुअली उसका एक एडविल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर हांडोमाची ने खुद को मारने की कोशिश करी, जिस वजह से एक नया एडविल क्रिएट होता है जो कि हांडोमाची का होता है। तभी बाहर से सारे ऑफिसर सकाइडो को किलर के एडविल से निकाल कर मिस हांडोमाची के एडविल में डाल देती हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम सकाइडो की रियल पर्सनैलिटी को देखते हैं और हमें उसका रियल नेम भी पता चलता है जो कि नारा हिसागो है। सकाइडो को दूसरे एडविल में इसलिए ट्रांसफर किया गया ताकि वो उसे मिस हांडोमाची की लोकेशन का पता चल सके। यहाँ भी उसे कायरो की लाश एक जगह पर टंगी मिलती है, जिसे देखकर उसे अपना नाम और अपना काम वापस से याद आ जाता है। अब उसे अपने आंसर के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व करना होगा। तभी उसे वहाँ पर एक सुसाइडल नोट मिलता है, जिससे ये साफ साफ कंफर्म होता है कि ये एक सीधा सीधा सुसाइड है। तभी कायरो और सकाइडो के ऊपर एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन आ जाती है। उसके ऊपर मिस हांडोमाची का रिफ्लेक्शन होता है, जो कि उस समय का है जब वो अपना सर ड्रिल में मार रही थी। और उसी रिफ्लेक्शन के अंदर उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मिलता है और इस क्लू से उन्हें उस एरिया का साइज भी पता चल जाता है। अब उस रिफ्लेक्शन को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और उस एड्रेस के पास के एरिया के साथ कंपेयर करने के बाद उन्हें किलर की लोकेशन और मिस हांडोमाची की लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद ऑफिसर अपनी पूरी फोर्स को लेकर वहां पहुंचते हैं और किलर को पकड़ लेते हैं और जख्मी मिस्टर हांडोमाची को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद इंस्पेक्टर मोमोकी नारी हिसागो यानी कि सकाइडो से मिलते हैं और उसके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तब नारी हिसागो, यहीं से हम सकाइडो ही बोलेंगे, तब सकाइडो बोलता है, जब भी मैंने उस लड़की कायरो को मरा पाया मुझे हमेशा अपनी बेटी की याद आई, जिसे कि पास्ट में एक सीरियल किलर ने मार दिया था और उसका नाम था चैलेंजर। इडविल के अंदर सकाइडो किलर की मेंटल हेल्थ को भी समझने लगा था। तब इंस्पेक्टर मोमोकी बोलते हैं कि तू वहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए हो, क्योंकि इसी तरह पास्ट में तुम सीरियल किलर्स की वीकनेसेस को समझकर और उनकी मेंटल हेल्थ को समझकर उनको सुसाइड करने पर मजबूर करते थे और इसीलिए तुम यहाँ पर एक प्रिजनर हो। इसके बाद हम इडविल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को देखते हैं जो कि अपनी जूनियर को बता रहा होता है। इस वाले किलर को मिलाकर हमारे पास टोटल 5 ऐसे किलर हो चुके हैं जिनका ताल्लुक जॉन वॉकर से है और अब मुझे लगने लगा है कि वही नए नए क्रिमिनल्स को बना रहा है। हमें जल्द से जल्द जॉन वॉकर को पकड़ना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम सकाइडो को देखते हैं जो कि अपने प्रिजन में सोने चला जाता है। सकाइडो सपने में अपनी फैमिली के साथ बिताए गए अपने अच्छे लम्हों को याद कर रहा होता है। तभी सपने में ही अचानक से उसे अपनी बच्ची की डेथ नजर आती है। जैसा कि उसने बताया कि उसे मारने वाला एक सीरियल किलर जिसका नाम की चैलेंजर था, वो लोगों के साथ फीस्ट फाइट कर कर उन्हें मार डालता था। अब अगले दिन पास की एक बिल्डिंग में अचानक से धमाका होता है। इन धमाकों के पीछे पायरोटिक्टिशियन नाम के एक क्रिमिनल का हाथ होता है। अब हम मिस्टर मात्सुआ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मिस हांडोमाची से मिलने आए होते हैं, जो कि अब खतरे से बाहर है। वो उन्हें समझाते हैं कि इस तरह से इडविल का यूज करना, इस कारण तुम अपने उस वर्ल्ड में कैद भी हो सकती हो, साइड इफेक्ट के कारण तुम कोमा में भी जा सकते हो और अगर तुम्हारा यहाँ शरीर मर जाए तो इडविल में शायद तुम्हारा दिमाग जिंदा भी रहे। अब वो ये सब छोड़कर उसे सुबह हुई दुर्घटना के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हमें वहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले के इंटेंट मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कि जो भी किलर होता है और जब भी वो कोई क्राइम करता है या किल करता है किसी को, तो उस जगह पर जो अपने किलिंग इंटेंट ओरा को छोड़कर जाता है
यानी किसी को मार कर जाता है। ये लोग उसे एक गन की मदद से कैप्चर कर लेते हैं, जिस वजह से ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी से उसका एडविल बनाकर सकाइडो को उसके अंदर एंटर कराते हैं। अगर समझ आ गया तो ठीक, अगर ना आए तो ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ये उसे इनकॉग्निटेबल पार्टिकल कहा जाता है। अब सकाइडो का मिशन चालू होता है और उसे दोबारा से एडविल में भेजा जाता है और इस बार इस किलर का एडविल एक टावर होता है जिसके ऊपर उसके साथ काफी सारे लोग होते हैं। तभी अचानक से कोई छुपकर स्नाइपर से यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारने लग जाता है। यहाँ सकाइडो कायरू को भी मरा पाता है। सभी लोग अलग अलग एंगल से मर रहे होते हैं, जिस वजह से सकाइडो को लगता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्नाइपर हैं। इससे पहले कि सकाइडो कुछ समझे उसे भी गोली लग जाती है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के चक्कर में सकाइडो काफी बार मरता है और उसे रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। अब एक टाइम बाद सकाइडो देखता है कि एक बंदा गोली से बचने के लिए टावर से जंप मार जाता है और नीचे जाकर गिर के मर जाता है। सकाइडो उसे थोड़ी देर देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर बस एक ही स्नाइपर है और लोग अलग अलग एंगल से इसलिए मर रहे हैं क्योंकि ये पूरा टावर ही घूम रहा है और जो भी टारगेट्स बना रहा है वो इनमें से ही एक है और सकाइडो उस बंदे को ढूंढ लेता है जो कि क्रिमिनल होता है। टावर के ऊपर टोटल 75 लोग थे, जिसमें से 74 उस किलर के विक्टिम थे और जो विक्टिम नहीं था उसे सकाइडो पहचान चुका था और तभी एक गोली आकर सकाइडो को लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सकाइडो उसे पकड़ चुका है और रियल लाइफ में उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है। अब उसे प्रिजन में डाला जाता है और गलती से उसका सेल सकाइडो के बगल में ही होता है। सकाइडो एडविल के अंदर पायरेट टैक्सेशन क्रिमिनल के माइंड सेट को और उसकी मेंटल हेल्थ को समझ चुका था। सकाइडो बोलता है, तुम असल में बस खुद को ही जिंदा रखना चाहते हो और बस तुम्हें दूसरों को मार कर मजा मिलता है, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सकाइडो क्रिमिनल से कुछ ऐसी बातें कहता है जो सुनकर वो खुद को सुसाइड करने लगता है। अगले सीन में हम उस क्रिमिनल तोमोत्सु फुकाड़ा को देखते हैं जिसको कि एडविल में डालने की टेस्टिंग की जा रही होती है। इस बंदे को सकाइडो के साथ रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि सकाइडो जब भी एडविल में जाता है और डेथ को एक्सपीरियंस करता है इससे उसकी मेंटल हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है और वो लाइफ के एंड तक इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तोमोत्सु फुकाड़ा का IQ बहुत ज्यादा है जिस वजह से उसे इसके लिए चुना गया है, लेकिन जब भी वो एडविल के अंदर जाता है तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। अब हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक कवर के अंदर एक लड़की को जिंदा देखते हैं। लड़की का नाम केकी किकुचू है और सब जानते हैं कि ये क्राइम ग्रेव डिगर नाम के एक क्रिमिनल ने किया है। ग्रेव डिगर एक सीरियल किलर है जो कि अपने विक्टिम्स को किडनैप कर कर ग्रेव के अंदर जिंदा डाल देता है और फिर ऑनलाइन स्ट्रीम करता है उसके मरने तक और काफी सारे लोग ये देखते भी हैं। अब जिस जगह से वो लड़की किडनैप हुई थी वहाँ उन लोगों को कैग्निशन पार्टिकल मिल जाते हैं, जिस वजह से बिना टाइम बर्बाद किए सकाइडो उस किलर के एडविल में घुस जाता है। सकाइडो एडविल में एक जलती हुई बिल्डिंग को देखता है और देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें जली हुई हैं, जिनमें से एक कायरो की लाश भी है। पर वो पाता है कि कायरो तो जली हुई है लेकिन उस रूम को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, कि जितनी गंदी तरह कायरो जली हुई है उस हिसाब से रूम को डैमेज होना चाहिए। तभी उसकी नजर अपनी अपोजिट बिल्डिंग पर जाती है जहाँ पर किडनैप हुई लड़की केकू खींची होती है। यहाँ एडविल के बाहर ऑफिसर अपने सीनियर को बताता है इस किडनैपिंग में एक चीज काफी अजीब है। पहले वो क्रिमिनल जब भी किसी को किडनैप करता था तो वो वहाँ कोग्निशन पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, लेकिन इस बार ग्रेव डिगर ने कोग्निशन पार्टिकल छोड़े हैं और यही काफी ज्यादा ऑड है। एडविल में सकाइडो केकू किची के पास जा ही रहा होता है कि तभी बॉम्ब ब्लास्ट में वो मारा जाता है और उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। अब सकाइडो उस बच्ची के पास पहुंचने के लिए काफी सारी कोशिशें करता है जिसमें वो काफी बार मारा जाता है, वो फेल होता है, उसे बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और यहाँ भी सकाइडो आखिरी बार में उसके पास पहुंच जाता है। उस लड़की के पास पहुंचने के बाद सकाइडो सारे क्लूज को जोड़ता है और इस फैसले पर आता है कि कायरू को कहीं और मारा गया था और पुलिस को चकमा देने के कारण से उसे यहाँ पर रखा गया है। और इसका मतलब ये है कि जिसने भी केकुची को किडनैप किया है और मारने की कोशिश कर रहा है वो ग्रेव डिगर नहीं है बल्कि कोई फेक पर्सन है जो कि ये चाहता है कि सबको लगे कि उसे ग्रेव डिगर ने मारा है। अब वो बच्ची सकाइडो को बताती है कि असल में ये आग उसके अंकल ओनो ने लगाई है जो कि असल में उसके नेबर हैं। अब पुलिस अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है और वो गिल्टी साबित होता है, जिसके बाद उसके बेसमेंट में जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी असल में वो लाइव नहीं थी, केकू किकुची काफी दिनों पहले ही मर चुकी है और मिस्टर ओनो ने उसकी उस डेथ को रिकॉर्ड कर कर लाइव पर दिखाया है। लेकिन यहाँ एडविल में सकाइडो को लगता है कि उसने चलो किसी को तो बचा लिया, पर जब रियल लाइफ में उसे ये पता चलता है कि वो बच्ची काफी दिनों पहले ही मर चुकी थी, वो खुद को अंदर से पूरी तरह से टूटा पाता है। उसे लगा था कि कम से कम वो किसी को तो बचा पाया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब भी ग्रेव डिगर किसी न किसी को मार रहा होगा। अब कुछ दिनों बाद मिस हांडोमाजी जब ग्रेव डिगर की एक क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन
करने के लिए स्टार्टिंग वाली फैमिली के 7 मेंबर्स में से एक मेंबर दिखता है जिसका की नाम हारुतो काजुटा है। अब वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी एक मोड़ पर आकर हारुतो काजुटा उनको किस कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब जब वो अपने गाड़ी में होती हैं तब वो अपने सीनियर को सब कुछ बता देती हैं, लेकिन उनके मन में काफी सारी बातें घूम रही थी और वो सोचती है कि ये भी उस किलर का एक विक्टिम था, लेकिन वो बच गया, शायद वो मेरी तरह ही उस क्राइम में बच गया। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करती हैं और बोलती हैं कहीं हारुतो काजुटो ही तो रियल ग्रेव डिगर नहीं और वो उस क्राइम सीन पर फेक ग्रेव डिगर को देखने आया हो और उसने मुझे किस इसलिए किया ताकि मैं किसी को कुछ बता ना सकूं। हम लोगों को कभी भी ग्रेव डिगर के कॉग्निशन पार्टिकल नहीं मिले। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि उसकी किलिंग इंटेंट फीलिंग और उसके लव की फीलिंग आपस में एक्सचेंज हो जाती है, जिस वजह से कॉग्निशन पार्टिकल एक लव की फीलिंग में बदल जाता है। ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। यानी कि जब वो विक्टिम बना और जब क्रिमिनल ने उसके ऊपर ड्रिल मशीन से अटैक किया तो उसका माइंड थोड़ा सा हिल गया और वो कंफ्यूज हो चुका है। और जब भी वो किसी को मारने की भावना रखता है तो वो लव की फीलिंग में बदल जाती है, लेकिन ब्रेन को लगता है कि वो लव की फीलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से ब्रेन कोई भी कॉग्निशन पार्टिकल नहीं छोड़ता है। मिस हांडोमाची उस जगह पर वापस जाती है जहाँ पर उन्होंने उसे किस किया था और जैसा कि उन्होंने सोचा था हारुतो ने उन्हें किस किया तो उसे लव की फीलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें यहाँ से किलिंग इंटेंट मिलते हैं और कॉग्निशन पार्टिकल यहाँ पकड़े जाते हैं। और अब हमारा हीरो सकाइडो सीधा हारुतो काजुटा के इडविल में पहुंच जाता है जहाँ वो आसमान से किसी घर के आगे आगे गिरता है। अंदर आते ही उसे काइरो दोबारा से डेड मिलती है, लेकिन इस बार उसकी लाश के नीचे उसे एक और लाश मिलती है और ये लाश थोड़ी अजीब थी क्योंकि ये लाश किसी एक पर्सन की नहीं है बल्कि ये ग्रेव डिगर के सभी विक्टिम्स का एक मिक्स फेस है। और यही बात हारुतो काजुटो को ग्रेव डिगर साबित करती है क्योंकि कभी न कभी जिसे उसने मारा है वो उससे कभी न कभी तो मिला ही होगा। अब सकाइडो को हारुतो काजुटो मिल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन वॉकर आकर उसे मार डालता है। देखकर सकाइडो काफी गुस्से में आ जाता है और जॉन वॉकर पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन वॉकर यहाँ से भाग जाता है। सकाइडो सोचने लगता है जॉन वॉकर द ग्रेव डिगर के माइंड में भी है। यहाँ रियल वर्ल्ड में 2 टीम बनाई जाती है जिसमें से एक टीम को ग्रेव डिगर यानी कि हारुतो काजुटो की हाइड आउट पर भेजा जाता है और दूसरी टीम को उसकी गर्लफ्रेंड के पास भेजा जाता है। लेकिन जो पहली टीम हाइड आउट पर पहुंचती है वहाँ पहले से ही एक ट्रैप सेट रहता है और एक धमाका होता है जिसके अंदर टीम के काफी सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हांडोमाची और मिस्टर मासुओका मिनामी यानी कि ग्रेव डिगर की गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं। अब वो उस लड़की मिनामी से उसके और हारुतो काजुटो के रिलेशन के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन वो लड़की ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हांडोमाची उससे काफी सारे सवाल करती है और एंड में बोलती है तुम्हारे रिलेशनशिप हिस्ट्री को जानने के बाद मुझे ये पता चल चुका है असल में हारुतो काजुटो को ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और असली ग्रेव डिगर तो तुम हो, लेकिन सारे क्राइम हारुतो काजुटो से कराती हो और वो प्यार में अंधों की तरह वो सारे क्राइम कर भी देता है। अब हिनामी से एक्सेप्ट करती है और अपने विक्टिम्स की लिस्ट को दिखाने लगती है, लेकिन तब मिस्टर मासुओका नोटिस करते हैं कि किचन से सारे नाइफ गायब हैं, पूरा नाइफ होल्डर खाली पड़ा है। और तभी हारुतो काजुटो उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर दिखता है और एक नाइफ से अटैक करता है। वो हांडोमाची को बचाने के लिए आगे हो जाते हैं और वो चाकू उनके शोल्डर पर लग जाता है, लेकिन अभी भी हारुतो काजुटो नीचे नहीं आता। इसीलिए हांडोमाची अपनी गन निकाल कर फेक फायर हिनामी पे करती है, जिस वजह से हारुतो काजुटो नीचे कूद जाता है और नाइफ से हांडोमाची पर अटैक कर देता है, जिस चक्कर में हांडोमाची भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लग जाती है, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगती। अब वो उनके काफी करीब पहुंच जाता है और उनके पास एक भी गोली नहीं बचती और इसीलिए खुद को बचाने के चक्कर में वो उनके पीछे लगे चाकू को निकाल कर हारुतो काजुटो को स्टैब कर देती है और वो वहीं मर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। सकाइडो को भी उस इडविल से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं उनका फ्यूनरल चल रहा है। तब यहाँ उनकी टीम का एक मेंबर वकाशी का जॉन वॉकर के बारे में अपनी थ्योरी उनको बताता है। वो बोलता है कि मेरे हिसाब से जॉन वॉकर पर्सनली किसी से मिलता ही नहीं है, बल्कि वो उस डिवाइस यानी वकाशी की मदद से सीधा उनके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और वो आगे ये भी कहता है कि शायद जॉन वॉकर अपना चेहरा इसीलिए छुपाता है क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से ही कोई एक है। इसके बाद मिस्टर मासुओका प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तोमोत्सु फुकाड़ा के अलावा भी हमारे पास एक पर्सन और है जो कि सकाइडो को रिप्लेस कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि मिस हांडोमाची है, यानी कि मेरी जूनियर। उसका माइंड सच में काफी ज्यादा तेज है और ऊपर से उसने जो कल का मर्डर अपने सेल्फ डिफेंस में करा है, जिस वजह से वो अब इडविल में जाने के लिए एलिजिबल है। अब सकाइडो हिनामी यानी कि ग्रेव डिगर के इडविल में होता है जो कि एक ट्रेन है। यहाँ वो कायरो को मरा पाता है और उसके किलर के फुटप्रिंट उसे दिखते हैं। वो पूरी ट्रेन में उसे फॉलो करता है, लेकिन वो वापस से वहीं पहुंच
जाता है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब वो एक लूप में फंस चुका है। तभी वहाँ एक सीट पर उसे हिनामी दिखती है और उसी के साइड में होता है हारुका काजुटा। असल में इस ट्रेन के अंदर हिनामी की मदर की डेथ हुई थी। यहाँ बाहर जो इडविल को एनालिसिस कर रही होती है वो देखती है कि ट्रेन के सामने जॉन वॉकर की इमेज दिख रही है। यहाँ रियल लाइफ में हिनामी भी अपने सारे विक्टिम्स की लोकेशन को बताने के लिए एग्री कर जाती है और बताती भी है, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट करती है कि वे एक बार हांडोमाची से मिलना चाहती है। केस क्लोज हो जाने के बावजूद भी सकाइडो को कुछ देर उसी इडविल में रहने दिया जाता है, जहां सकाइडो उस इडविल की हालत को देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसको सहारा देकर रोने लग जाता है। यहाँ टीम प्रेसिडेंट मिस हांडोमाची को ऑफर देते हैं सकाइडो की जगह लेने के लिए। इसकी रिकमेंडेशन मिस्टर मास्वा ने की थी और इसके लिए मिस हांडोमाची उनका बाद में शुक्रिया भी करती है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम हिनामी के घर को चेक करती है तब उन्हें वहाँ पर कुछ स्पीकर्स मिलते हैं और ऐसे ही सेम स्पीकर नारी हिसागो यानी कि सकाइडो की डॉटर जब मरी थी उधर भी मिले थे, जो कि असल में चैलेंजर के थे और इसी वजह से चैलेंजर का केस दोबारा से रीओपन हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि जब चैलेंजर ने नारी हिसागो यानी कि सकाइडो की बेटी को मारा तो सकाइडो ने उसे ढूंढकर उसके घर में घुसकर गोलियों से उसे मार डाला। अब मिस्टर मासुओका उसी जगह पर जाते हैं जहाँ सकाइडो ने उसे मारा था और वो वहाँ से चैलेंजर और सकाइडो के कॉग्निशन पार्टिकल कलेक्ट कर लेते हैं। और अब बारी थी नारी हिसागो यानी कि सकाइडो के इडविल में जाने की, लेकिन उसके इडविल में जाएगी मिस हांडोमाची क्योंकि सकाइडो खुद अपने इडविल में नहीं जा सकता। और इस केस को रीओपन करने का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि सबको लगता है कि सकाइडो ने अपने पास्ट में जितने भी मर्डर्स को मारा है ये कहीं ना कहीं जॉन वॉकर के कारण है। हांडोमाची अब सकाइडो के इडविल में एंटर करती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन हम इसे मिस हांडोमाची ही बोलेंगे। सकाइडो का इडविल थोड़ा अजीब था, काफी सारे बॉक्सेस यानी ब्लॉक्स थे और उनके ऊपर कुछ रैंडम नंबर भी लिखे हुए थे। अब हांडोमाची देखती है कि नारी हिसागो यानी सकाइडो और कायरू थंडरबोल्ट के कारण मरे हुए हैं। कायरू हैंडकफ के साथ हांडोमाची से कनेक्ट होती है। इस वीडियो में काफी सारे लोग होते हैं और काफी भगदड़ मची होती है, लेकिन सभी लोग थंडरबोल्ट के कारण मर रहे होते हैं। इडविल के अंदर हम सकाइडो की बेटी और पत्नी को भी देखते हैं। रियल लाइफ में सकाइडो को कोई आइडिया नहीं है, बंदा चिल मार रहा है कि कोई उसके इडविल में घुसा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और थोड़े थॉट्स के बाद वो ये समझ जाता है कि कोई उसके इडविल में घुसा हुआ है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में अपने सर को दीवार में दे मारता है। सकाइडो के इडविल के अंदर टोटल 358 पर्सन हैं और इनमें से 185 लोग थंडरबोल्ट का शिकार हो चुके हैं और जितने भी लोग इस इडविल में हैं सारे लोगों को सकाइडो जानता है। हांडोमाची अपने हाथ में हैंडकफ देखकर ये समझ जाती है कि ये असल में सकाइडो ने ही किया है, क्योंकि थंडरबोल्ट एक ब्लॉक पे सिर्फ एक ही बार गिरेगा, जिस वजह से हांडोमाची दोबारा नहीं मर सकती। हांडोमाची अपने तेज दिमाग से थंडरबोल्ट की गिरने की कैलकुलेशन कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि हर 10 सेकंड में थंडरबोल्ट आसमान से गिरता है। इसके बाद वो वहाँ के सभी लोगों से उन्हीं ब्लॉक्स पर खड़े रहने के लिए बोलती है और खुद 9 सेकंड में थोड़ा थोड़ा मूव करती रहती है। थोड़ा आगे जाने पर मिस हांडोमाची पाती है कि वहाँ पर एक वागा मोशिकी है, यानी कि वही डिवाइस जिससे इडविल में घुसा जाता है। इस डिवाइस को देखकर एनालिसिस टीम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस डिवाइस के ऊपर कीकी आसुकाई कर किसी पर्सन का नाम लिखा होता है। तब इंस्पेक्टर मोमिकी बताते हैं कि कीकी आकुई असल में चैलेंजर की लास्ट विक्टिम थी जिसे मैंने बचा लिया था। हांडोमाची अब उस डिवाइस में बैठ जाती है और अंदर एक और इडविल में चली जाती है, लेकिन असल में वो यहाँ फंस जाती है। तभी रियल वर्ल्ड में एनालिसिस टीम के पास एक ऑफिसर आकर इंस्पेक्टर मोमिकी को अरेस्ट कर लेता है जॉन वॉकर बताते हुए। वो बताता है कि जिसने ये डिवाइस क्रिएट करा है उसकी लाश उनके घर के बाहर उधर मिली है और जॉन वॉकर के कपड़े भी, जिस वजह से ये साबित होता है कि इंस्पेक्टर मोमिकी ही जॉन वॉकर है। सारे सबूत इंस्पेक्टर मोमिकी को जॉन वॉकर साबित कर रहे हैं और ये केस अब और भी उलझ चुका है। आप लोगों को क्या लगता है कि असली जॉन वॉकर कौन है? कमेंट कर मुझे जरूर बताना।